से बदल देगी। माधव जी। अन्नमलाई का जो चरित्र है, जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई और बैकग्राउंड है, सिंघम कहा जाता है। मतलब मुझे ऐसा सुनने में आया है कि एक फिल्म और एक सिंघम चरित्र जो है वो इन्हीं को नाम दिया गया था, क्योंकि एक बेंगलोर में जब ये एसपी थे तो उन्होंने वहां के गुंडा बदमाशों को बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो वो नाम है। और फिर बाद में एक पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद में आईआईएम लखनऊ से फिर उन्होंने एमबीए किया है। और उसके बाद में फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देके फिर आईपीएस बने हैं। और आईपीएस बनने में 40 साल के आसपास की उम्र में फिर उन्होंने सिविल सर्विस को, यानी कि पुलिस ऑफिसर की जॉब को छोड़ के उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये उनके किसी कई मोदी के साथ और अमित शाह के साथ जो सीधे सीधे जो संवाद हुए, बातचीत हुई, उसके बाद में ये परिवर्तन आया। और उन्होंने कुल मिला के तमिलनाडु की जो द्रविडियन जो सेपरेटिज्म और एंटी नॉर्थ, एंटी हिंदू, एंटी हिंदी जो एक लंबा पॉलिटिकल कल्चर है, उसको ध्वस्त कर दिया है। और इसमें इतना ही नहीं है, इसमें कहते हैं कि बहुत ही विचित्र किस्म का, मतलब विस्फोटक भ्रष्टाचार है। मतलब वहाँ के लोग जो रहते हैं और इन चीज़ों को सोच समझते हैं, और उन्होंने नज़दीक से भी देखा है, राजनीतिक पार्टियों के आसपास रहते हैं, उनके मित्र, उन्होंने देखा है कि किस तरह से कोई रिक्शा वाला इसलिए नहीं कि कोई कुछ कुछ उसने उद्यम किया है, सिर्फ पॉलिटिकल पैट्रोनेज से 30,000 करोड़ का स्वामी बन गया है। कोई छोटी सी परचून की दुकान लगाना, वह परचून की दुकान दुकाना कोई क्राइम नहीं है। परचून की दुकान का लगाने वाला पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल मतलब पंप स्टेशन पे धीरू भाई अंबानी रिलायंस खड़ी कर दी, तो उनकी प्रतिभा थी, वो किसी पॉलिटिकल पेट्रोनेज में नहीं थी कि उन्होंने। तो लेकिन ये इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल है यार। वो इतने भ्रष्ट लोग हैं कि वो अपने पैसे दे करके लोगों को टेलीविजन देते थे, पता नहीं क्या क्या बांटते थे, और वो नोट खरीद लेते थे। शराब वगैरह तो बांटी जाती है सभी जगह, तो उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और उसमें ये अब कुछ ऐसे आंकड़े आने लगे हैं कि पहले तो ये माना जा रहा था कि भाई 2-4 सीट देख लेंगे, लेकिन अब जो है वो संख्या काफी बढ़ चुकी है। तो इसके आने से जो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो एक बकवास नैरेटिव, जो ये राजदीप सरदेसाई जैसे, मैं तो इनको एक भोंडा सा पत्रकार कहूंगा। अंग्रेजी बोलते हैं, सफेद बाल कर लिए, लेकिन बिल्कुल ही भोंडा पत्रकार है ये, जिसका पूरा जो है वो विमर्श इस पे आधारित है कि कहाँ जो है ना कोई फॉल्ट लाइन है, इमेजिनरी या रियल, उसको बढ़ाया जाए। तो ये उसका क्या होने वाला है, मतलब ये, तो ये नैरेटिव तो फिर आगे आने वाले टाइम में ध्वस्त हो जाएगा। आप क्या नहीं, मानते हैं? देखिए, कोई शक्तियां कार्य कर रही है जो राष्ट्र की एकात्मकता के लिए कार्य कर रही है। जैसे जे साई दीपक है, उन्होंने कहा हम्म। कि मेरे को साउथ इंडियन मत बोलो, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। तो हम्म। इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ज्यादा दिन इनका ये विभाजनकारी षड्यंत्र चलेगा नहीं। और देखिए, धीरे धीरे मतदाता जागरूक हो रहे हैं और सनातन को लेके भी एक सजगता आई है। तो ऐसे में तमिलनाडु पीछे नहीं रहेगा। तमिलनाडु में भी बहुत समृद्ध सनातनी संस्कृति थी। तो धीरे धीरे लोग उधर आएंगे। और इनका जो ये छद्म जाल है कि मतदाताओं को थोड़ी बहुत छूट देते रहो, उनको थोड़ा बहुत धन देते रहो और अपने अथाह कूट धन कमा लो, तो ये धीरे धीरे इनकी बातें सामने आ रही हैं, तो इनको दंड मिलेगा। और आप देखिए कि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे थे उत्तर भारत में, तो उनको बड़ी राजनीतिक चोट मिली है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो। तो दक्षिण भारत में भी ये बातें अब जाएंगी। और एक बार जब लोगों को ये भान होगा कि नहीं, हमारे लिए 10-20 हजार का लालच अच्छी बात नहीं है। अगर विकास हो, 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट मेरे को 5 वर्ष में एक बार मिले, इससे तो अच्छा है कि मेरे को 20 हजार रुपये महीने के नौकरी की संभावना बने। उस दिशा में अब लोग सोचने लगे हैं कि अगर विकास होगा तो हम हर महीने 15-20 हजार रुपया कमाएंगे, तो हम ये 15 हजार का एक टीवी लेके क्या करेंगे। इस तरह जब लोग जागरूक होंगे, हालांकि जो मीडिया है, जो मोदी विरोधी मीडिया है, या जो भारत का भी हित नहीं चाहता, मैं तो बोलूंगा, ये लोग जागरूक करना नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते कि अरे भाई, तुमको कोई 5 हजार रुपये का एक अनुदान दे देगा,
तो उससे तुम्हारा जीवन थोड़ी चल जाएगा। तुम्हारा तो जीवन तब चलेगा जब तुमको 20, 30, 50,000 रुपये प्रति माह कमाने का अवसर मिलेगा। वो अवसर कहीं से भी मिले, जीविका से मिले, स्वरोजगार से मिले। तो परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन आएगा, और इन सब परिवर्तनों के कारण मोदी और अधिक शक्तिशाली होकर उभरेंगे। आपने कहा वामपंथी चिंतक, वामपंथी चिंतक नहीं होता। वामपंथी एक कुंठित व्यक्ति होता है जो दूसरे के धन को कैसे अपने उपभोग में ले आए इसकी चिंता करते रहता, और उसके अंदर कोई सृजन सृजन कुछ नहीं होता। और मैंने तो देखा इन वामपंथियों को, ये एक अधकचरे चिंतक होते हैं। अभी अपना एक वामपंथी मित्र था, मित्र नहीं बोलना चाहिए उसको, एक वामपंथी है, तो वो वीडियो बनाता है। उसने कहा कि उदय कोटक पे दबाव डाला सरकार ने कि आप अपनी हिस्सेदारी 10% करो। नहीं, 26, वो कह रहा था 26% लाओ, और जब उदय कोटक ने बॉन्ड दे दिया तो उनको नहीं करने बोला। अब उस महामूर्ख को पता ही नहीं कि उदय कोटक की अभी भी हिस्सेदारी 26% ही है, उसको कम करने बोला है। उसने कहा उसने, उदय कोटक ने 10% कर लिया, है ही नहीं ऐसा। तो कुछ भी बिना जानकारी के आ, दूसरे के धन को, अपना धन कैसे बना लें, कैसे उनके धन पे आनंद उठाएं, कुछ कार्य नहीं करें, यही सब वामपंथियों का काम है। और चिंतक तो इनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये अधकचरे होते हैं। अगर विश्व में कुछ चिंतन है तो वो चिंतन मात्र सनातन है, उसके अतिरिक्त कुछ चिंतन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ नहीं। चिंतन की पराकाष्ठा सनातन है, और वही एकमात्र चिंतन है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी बताया कि उसने कहा कि 26% कम करने के लिए दे दो, तो वो तो, ये तो जो भी कंपनी के रूल हैं आप ज्यादा समझते हो उसके हिसाब से होता है। और फिर भी उन्होंने कहा वो आदमी झूठ बोल रहा है, उसके पास जानकारी नहीं है कि 26% कम के पैसा दे के आप रोक सकते हो। तो ये महामूर्ख किस्म का। लेकिन ये मैं आपको एक इंगित करना चाहता हूँ, कभी आप समय मिले देखिए, दूसरे भी लोग जो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को चल रहा है, उसके अंदर सीतारमन ने, वित्त मंत्री सीतारमन ने, राहुल कंवल और शायद अंजना ओम कश्यप और एक शायद जो उनके बिजनेस चैनल के हेड है प्रशांत, उनको ऐसी लताड़ लगाई है, ऐसी लताड़ लगाई है, और उनको कहा है कि आप जो है ये लेजी जर्नलिज्म, ये थकावा जो है ना, क्या कहते हैं, थकी हुई पत्रकारिता, बिना मेहनत की पत्रकारिता, इसको छोड़ दीजिए और आप मंकी बैलेंसिंग मेरे साथ में मत कीजिए। ये उन्होंने साफ साफ कहा है, तीनों को कहा है, और तीनों जो है उसका उत्तर नहीं दे पाए। मतलब कैसे जो, देंगे? तथ्य रहते नहीं, आंकड़े रहते नहीं, आर्थिक ज्ञान है नहीं, कहाँ से उत्तर देंगे बताइए आप। हाँ, तो जैसे एक मनरेगा और जो रेवड़ी के ऊपर अंजना ओम कश्यप ने, उसको काफी अच्छी डांट लगाई उन्होंने, और उन्होंने फिर ये कहा कि आप जो है ये इस तरह का अधरा कचरा जो ज्ञान है, और जो उसके अंदर जो लेजी, मतलब आलसी किस्म की पत्रकारिता है, उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि उसमें बात ये कोशिश की जा रही थी कि रेवड़ी जब आप बांटते हैं तब तो है वो, क्या कहते हैं, जनता की सहायता बन जाती है, आवश्यक बन जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। और जब दूसरे बांटते हैं तो जो है वो उसके, वो आप रेवड़ी का नाम लेते हैं। तो इस बात पे था, तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बेहतर उसमें उत्तर दिया कि सिर्फ ये है कि भाई इसका जो ऑपरेशन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका ऑपरेशनलाइजेशन, उसकी क्रिया है, वो कितनी एफिशिएंट है या कि इनएफिशिएंट है। क्या जिन लोगों को, टारगेटेड लोगों को जो भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इसी तरह से इन सब चीज़ों पे उनको लताड़ पड़ी। लेकिन अभी एक विशेष प्रकार के लोग हैं जो बिना, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये इंडिया टुडे के मालिक लोगों को भी देखना समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। कि मतलब इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित, तथाकथित प्रतिष्ठित माने जाने वाले पत्रकार, इतने प्रतिष्ठित माने जाने वाले पत्रकार, वो
मंत्री पे आ जाते हैं, तो अब ये सोचते हैं कि हमको एक तरह से इस पे हमला करके इनको जो है इनको ध्वस्त कर देना है। तो एक जो है ना वो जो अपोजिशन का जो बेसलेस एजेंडा है, वहीं से वो कुछ चीज उठा लेते हैं और उसको लेके हमला करते हैं। तो उसका जवाब सीतारमन ने बड़ी अच्छी तरह से उसमें दिया है। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए कि आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर जो है स्पेंडिंग है वो कम हो रही है, सेविंग्स कम हो रही है। क्योंकि सीतारमन वित्त मंत्री है, उनके पास में सभी तरह के आंकड़े हैं, उनके पास रखे ही जाते होंगे रोज, और प्रोएक्टिव मिनिस्टर हैं। पुराने जमाने के आराम करने वाले, गांव तकिए लेके सो जाने वाले मिनिस्टर नहीं है। तो उन्होंने उसका वो उत्तर बैंकर दिया। है। हाँ, बैंकर, वो ही वाज अ फॉर्मर उनको ज्ञान बैंकर। है अर्थव्यवस्था का, तो आर्थिक उन्होंने ये कहा परिस्थिति कि का। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज अ चेंज इन द सेविंग्स एंड कंजम्पशन पैटर्न। हो सकता है कि वो लोग मतलब अब कंज्यूमर ड्यूरेबल ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, सो एक सेविंग का जो हिस्सा है जिसको आप मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है वो डिस्क्रिशनरी की जगह वो जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में जा रहे हैं। तो ये भी तो कहीं रेखांकित होना चाहिए, उन्होंने बता दिया। तो वो जिसमें बिजनेस टेबल टेलीविजन का भी व्यक्ति था, वो चुपचाप बैठा रहा। यानी कि बिना मेहनत किए हुए जो वातावरण में गंदगी उछल रही है, उसमें से कुछ को पकड़ लो और उसके सामने रख करके उनसे मंकी बैलेंसिंग करने को कोशिश करो, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो शशांक भाई ये बताइए कि ये अब झारखंड में तो ये हो रहा है, इसकी परिणति कैसे होगी उसको देखा जाएगा। तो ये बंगाल तो पास ही है, वहां पे क्या, वहां से क्या खबर आपको मिल रही है, कुछ बातचीत होगी उसके बताइए, वहां क्या संभावनाएं बन रही है? नहीं, देखिए, संदेश खाली के बाद तो ममता का ग्राफ नीचे हुआ है। हम्म। और पिछले चुनाव में भी जिस तरह भाजपा उभरी थी, लोकसभा हम्म। के चुनाव में, लोगों का तो जी। मानना है कि वहां से भी काफी आगे जाएगी। हम्म। तो बंगाल से भी अच्छे समाचार आने चाहिए भाजपा के लिए। हम्म। और जहाँ झारखंड है, तो झारखंड में अब देखिए सरकार रह पाती कि नहीं रह पाती, क्योंकि सीता सोरेन के पक्ष में कुछ विधायक हो सकते हैं। तो अब ये कैसे अगला घटनाक्रम बदलता है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन हम्म। लोकसभा में भाजपा करीब पिछले चुनाव में 14 में 12 सीटें भाजपा को मिली थी। हम्म। अब उसमें एक सीट थी कांग्रेस की और एक सीट थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो जो जी। कांग्रेस की सीट थी, वो सांसद भाजपा में चली गई है। तो ये माना जा रहा है कि वहां भी भाजपा जीत सकती है। और जो एक राजमहल सीट है, उस पे जेएमएम जीतती है। लेकिन अभी कुछ वहां पे भी विद्रोह के स्वर हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन भाजपा अच्छी स्थिति में है दोनों स्थानों पे। लेकिन सबसे बड़ा लाभ आएगा आंध्र प्रदेश से, जहाँ जो अभी सर्वेक्षण आया था उसमें तो एक ने 20 सीटें दे दी थी। देखिए वहां पे एक अच्छा लाभ आ सकता। और ये सब भाजपा और हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। देश में अच्छा शासन किसने किया, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शासन किसने किया, जन सामान्य के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए शासन किसने किया। और कोई भी तथ्य तो आंकड़ों से सिद्ध होगा ना। मैं समर्थक रहूं विरोधी रहूं, उससे क्या होगा। क्या मोदी ने शौचालय नहीं बनवाए, क्या मोदी ने विद्युत व्यवस्था नहीं पहुंचवाई, क्या उन्होंने निर्धनों को घर बना के नहीं दिया, क्या जनधन खाते नहीं खुलवाए। तो अगर नहीं किए तो आप बोलो कि हाँ नहीं किए, और उस पर फिर एक बहस हो सकती है कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन किए हैं। हाँ, अगर दूसरे लोगों का प्रदर्शन उनसे कोई अच्छा हो, किसी एक राज्य में आप बता दो कि इस विपक्षी दल की सरकार थी और इसने बड़ा अच्छा कार्य किया, वैसा कोई दिखता नहीं है। तो इन आधारों पे अपने विचारधारा के अनुरूप निंदा करने से देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और देश की जनता का जो समर्थन है वो मोदी के पक्ष में है। माधव जी। जी। तो शशांक भाई, दो तीन चीजें मोटी मोटी जो हैं, जो कि अधिकतर उसकी बात हो नहीं पाती है, कभी कभी होके फिर चली जाती है। एक जो है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर के रक्षा के जो यंत्र हैं और पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, वो भारत में ही बनाए जा रहे हैं।
और वो चाहे विदेशी कंपनियां बनाए, लेकिन वो भारत की किसी कंपनी के साथ में या भारत में प्लांट लगा के उसको बना रही हैं, तो टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके हिसाब से फिर रोजगार भी बन रहे हैं। तो ये पहले नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? वो एक पुराना लेख जो है ना, कुलदीप नायर का है। कुलदीप नायर कोई भाजपा के या कि कोई आईटी सेल के वो नहीं थे। मतलब ये बताना भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो इस तरह के जुमले उछालते रहते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ऐसा ही इंगित किया है, कोई भी पढ़ सकता है ढूंढ करके, कि भाई जो है ये रक्षा सौदे पार्टी के फंड के लिए एक महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाते हैं। अब कितनी निभाते हैं, कैसी निभाते हैं? तो कुछ दिनों पहले रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले एक बहुत सीनियर इंजीनियर से बात मेरी हो रही थी। तो उनको जो जानकारी वो बताई थी, तो वो बड़ी ही अचंभित करने वाली थी। लेकिन इसकी आशंका तो रहती है, कितने के प्राइस की पैडिंग 2 से ढाई गुना भी होती थी, without getting into better value, better equipment, parameters, better जो भी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको ऐसे के ऐसे ही अननेसेसरी जुमलेबाजी में उसको कह दिया तो आप ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तो उसमें खर्चा होना था 10%, लेकिन उसके नाम पे 2-2 ढाई गुना पैडिंग करके सामान भारत में इंपोर्ट किया गया है। ये इसकी आशंका रही है। वो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, इसमें सब कुछ सामने होना चाहिए। भाई अब मैं एक परिस्थिति देखिए कि मुझे 10,000 रुपए का एक पार्टी को देना है, चंदा देना है, और मैं सामने आना नहीं चाहता। मुझे उसकी प्रक्रिया में भी कुछ लगता है कि मैं कहीं सामने ही नहीं आऊं। तो मैं शशांक भाई को बोल देता हूँ कि ये 10,000, कहते हैं कि यार ये तो आदमी भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आप महाराज मेरे से 12,000 रुपये ले लो, लेकिन ये 10,000 का बॉन्ड जो है वो खरीदवा करके फला पार्टी को आप दे दीजिए, आपकी जानकारी है, मैं सामने नहीं आना चाहता। अब ये जो बात आपके और मेरे बीच में हो रही है, नाम तो आपका आएगा, और आप मान लीजिए इस परिस्थिति में है कि उसको झेल जाएंगे कि हाँ मैंने दिया है ना। मैं उस परिस्थिति में नहीं हूं। तो ये जो शैडो फंडिंग है, ये आज भी हो सकती है उस तरीके से, लेकिन कम से कम जो ब्लैक मनी से सूटकेस भर भर करके सरकारें बचाई जाती थी, बचा दी जाती रही हैं, और कहीं कहीं आज भी हो रहा होगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए का कैश लोग इकट्ठा करते थे, कुछ अपने घर में दबा देते थे, कुछ पार्टी को दे देते थे, कुछ नेताओं को दे देते थे, वो भी अपने घर में दबा देते थे। तो उससे तो ये परिस्थिति बेटर है। या कोई इसके जो विरोधी हैं उसका कोई एक मतलब कोई विकल्प प्रस्तुत करें, तो वो तो है नहीं। बस इनको कहना है कि सब ट्रांसपेरेंसी चाहिए। भाई मुझे ट्रांसपेरेंसी, मुझे किसी को 10,000 या 1,000 देना है, लेकिन मैं डरता हूं, मैं उसको गोपनीय रखना चाहता हूं। तो उस पर आप क्या कहते चंदा देना अपराध नहीं है। हाँ, हैं? जी। सरकार पक्ष ले या कोई गलत कार्य करे, किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाए, तो बिना चंदा के भी पहुंचाए तो गलत है। तो चंदा हम्म। का उससे क्या संबंध है? हम्म। दूसरी बात यह है कि अ, ये लोग जो कहते हैं कि काला धन या सफेद धन या कंपनी का लाभ, तो चुनाव लड़ने के लिए 95 लाख रुपया सीमा है एक निर्वाचन क्षेत्र की, जहां तक मुझे जानकारी है। तो अगर हम इसको मान लें, तो अगर कोई पार्टी 545 सीटों पे या कोई गठबंधन लड़े, तो 500 करोड़ रुपया तो चाहिए ही चाहिए, या अधिकतम वो 500 करोड़ रुपया तो खर्च कर ही सकता है। हम्म। तो ये धन आएगा किधर से? तो उसके लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे अच्छा माध्यम है ही था, है ही है और था भी। लेकिन अब हम्म। चूंकि राजनीतिक एक विरोध की बात है। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी को मिला तो फिर भाजपा का लेना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? और जानते हैं, हमने अंतिम वीडियो में बात की थी ना इस पे, कि जब पोल खोलोगी तो यही लोग फंसेंगे। तो आज अमित शाह हम्म। ने ऐसा ही कुछ कहा कि हम्म। जब ये सारे जानकारियां सारी जब सामने आ जाएंगी, तो इनको उत्तर देते नहीं बनेगा। तो ये एक थोड़ा आप अलग हट के सोचे तो ये एक नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही खैर बात खैर, है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा अंत में यही होगा कि अ, लेने के देने पड़ जाएंगे जो इन पे हल्ला मचा रहे हैं। और मोदी सरकार के बारे में आपको एक बात कह सकता हूँ कि ये सरकार हम्म। भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करने
के लिए सर्वोत्तम सरकार। मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, इसमें मेरी कोई वैचारिक बाध्यता नहीं है या झुकाव नहीं है, लेकिन जब आप पूरे आर्थिक कारक, सामाजिक कारकों का विश्लेषण करेंगे, सरकार ने क्या नीतियां बनाई, क्या किनको प्राथमिकता दी, क्या-क्या निर्णय लिए, तो ये भारत के हितों के लिए कार्य करने के लिए सर्वोत्तम सरकार है। और दूसरी बात, रक्षा सौदों की रही तो सबको पता था, रक्षा सौदों में भारत इसलिए आत्मनिर्भर नहीं हो रहा था कि वहाँ पे बड़े धन का लेन-देन होता था। तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसको बंद किया। अब आप कहोगे मोदी जी ने कैसे बंद कर दिया? तो जब मोदी जी ने निर्यात ही रोक दिया तो फिर रक्षा के उपकरण पे किसी को कमीशन कैसे मिलेगा? तो मोदी ने ये प्रयास किया है। मोदी भारत के हित की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस पे तो कोई संदेह नहीं है और देश की जनता भी इसको समझती है माधव।